के 7वें और अंतिम चरण के तहत मतदान है। सुबह 7 बजे से 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 904 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब की सभी 13 और हिमाचल की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। आज कई वीवीआईपी सीट हैं जिस पर मतदान होगा। गोरखपुर, वाराणसी, मंडी, ये वो सीटें हैं जहां पर आज चुनावी मैदान में तमाम बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोकेंगे और उनकी जो कैंपेनिंग रही है वो जनता के लिए कितनी असरदार रही है वो आज देखने को मिलेगा, जो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 7वें और आखिरी चरण में जिन वीआईपी सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे हॉट सीट जो है वो वाराणसी है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में। 7वें चरण में जिन सीटों पर नजर रहेगी उनमें मंडी भी शामिल है, जहां बीजेपी के टिकट पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा गोरखपुर सबसे हॉट सीट रवि किशन, उनका मुकाबला काजल निषाद से। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, बिहार की पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं पवन सिंह, जिनका उपेंद्र सिंह कुशवाहा से मुकाबला है। जालंधर सीट से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो चुनावी मैदान में। तो ये तमाम बड़े दिग्गज जो हैं आज वो चुनावी मैदान में हैं। तो ये सीटें बड़ी हैं तो कवरेज भी बड़ी होगी और आपको एक एक सीट का हाल बताएंगे, वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है और कैसे तमाम रुझान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ आशुतोष सिंह जुड़ गए वाराणसी से, विनोद मिश्रा गोरखपुर से, रविकांत राय गाजीपुर से जुड़ गए, साकेत सिंह हमारे साथ जुड़ गए पटना से और मनोज कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। मैं शुरुआत करता हूं आशुतोष आपसे। वाराणसी वो सीट, पूरे चुनाव में इसका जिक्र ना हो यह असंभव है। यहां से पीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की ओर से अजय राय। ये मुकाबला कैसा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज जनता का रुझान कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग तकरीबन तय मानकर चल रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़त होती है सीट पर। बिल्कुल, स्थानीय जो जनता है वो तकरीबन ये मान के चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पक्ष में ये नतीजा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला खुद नरेंद्र मोदी से है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है वो इस बार करीब 8 लाख से अधिक वोटों से जीत के अंतर का लक्ष्य रखा है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4.25 लाख वोटों से जीते थे। इसके बाद साल 2019 में वो लगभग 5 लाख वोटों से जीते हैं और इस बार जो बीजेपी ने लक्ष्य बनाया है वो करीब 8 से 10 लाख से अधिक वोटों की जीत का जो अंतर है वो उसने लक्ष्य रखा है। और यही कारण है कि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे रोड शो किया, इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया और इसके साथ ही पिछले 1 हफ्ते तक हमने देखा कि अमित शाह की अगुवाई में जो बीजेपी के तमाम जो मंत्री थे वो वाराणसी की सड़कों पर खाक छानते नजर आ रहे थे। तो अब देखना यह है कि इस बार जीत का जो मार्जिन है वो क्या होता है। हालांकि सबसे जो बड़ी समस्या ये है कि जो मौसम का जो रुख है वो बेहद गर्म है, क्योंकि लगभग 47 से 48 डिग्री का टेम्परेचर है और इसकी वजह से जो स्थानीय प्रशासन है उसके हाथ पांव फूल रहे हैं कि क्या उस संख्या में जो लोग हैं वो घरों से बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार कवायदे की जा रही हैं। खुद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल देखिए सुबह 7 बजे का लगभग 6:45 बजे का वक्त है। पोलिंग बूथ के बाहर धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम पांडेपुर के पास एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो गर्मी है वो और उसकी बढ़ती जाएगी और इसकी वजह से जो पोलिंग बूथ के बाहर किस तरीके की लाइनें होंगी, किस तरीके की तस्वीरें होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, वाराणसी में पिछले 10 सालों के दौरान अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उनको जमीन पे उतारा है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो बनारस की विरासत है उसको भी संभालने का काम किया है, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर घाटों का सुंदरीकरण हो या तमाम जो काम है, जैसे जो सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया है, इसके अलावा फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, रिंग रोड उन्होंने बनवाया। जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चल रहे थे आशुतोष, तब भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी की जनता से संवाद किया था तो विकास की बात कही थी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, ये अखिलेश यादव जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे सिर्फ एकमात्र क्यूटो की सीट छोड़ दीजिए,
तो उसके बाद सारी सीटों पर जीत हमारी होगी। इस पर भी थोड़ी बहुत फाइट बता रहे थे, वो टफ फाइट बता रहे थे, तो क्या वो वाकई में टफ फाइट देखने को मिलेगी वाराणसी की सीट पर? जनता का रुझान कैसा रहेगा, इस पर बात करते रहेंगे। गाजीपुर का रुख कर लेते बहुत जल्दी से, हमारे साथ रविकांत राय जुड़ गए। रविकांत, पूर्वांचल का ये ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर माफिया राज हमेशा प्रभावित करता रहा है, यहाँ पर नेता, पॉलिटिक्स, आसपास की तमाम चीजों को, लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी जब इस दुनिया में नहीं, फिर यहां का चुनाव कैसे जनता देख रही है? आज वोटर्स का रुझान किस तरह से देखने को मिल सकता है? पूरा कैंपेन जनता के मन पर कितना प्रभाव डालेगा तमाम राजनीतिज्ञों का? देखिए अनुराग, वाराणसी के बाद गाजीपुर दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है, और दूसरी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार अगर गाजीपुर सीट की बात करें तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय, उनका ये कहना है कि एक माफिया का अंत हो गया है, जिसकी वजह से गाजीपुर की जनता जो है वो राहत की सांस ले रही है। तो चुनाव सीधे तौर पर बीजेपी ने इसी पर फोकस किया कि जितने माफिया रहे हैं उनका अंत हुआ है इस सरकार में, उनके भय से जो गाजीपुर की जनता है वो मुक्त हुई है। अगर इस पर्टिकुलर सीट की बात करें तो 2019 में ये सीट बसपा के पास थी, अफजल अंसारी ने बसपा से चुनाव लड़ा और यहां से चुनाव जीता, लेकिन इस बार मनोज सिन्हा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहां की जनता इस बार विकास पर वोट करने जा रही है, क्योंकि जब मनोज सिन्हा यहां से मंत्री थे उस दौरान डेवलपमेंट के काम हुए, लेकिन उसके बाद से विकास के कार्य रुके हुए हैं। यहां की जनता ये आरोप लगा रही है कि यहां पर विकास का काम नहीं हुआ। तो इस बार गाजीपुर का जो चुनाव है वो अफजल अंसारी वर्सेस पारसनाथ राय है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने यहां पर बड़ी बड़ी रैलियां की, प्रधानमंत्री की रैली हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ, योगी आदित्यनाथ यहां पर आए। तो ये एक ऐसी सीट है जिससे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर हम गाजीपुर सीट जीतते हैं तो केंद्र में हमारी सरकार बनती है। ये एक मिथ भी है और देखा भी गया है कि जब जब यहां से सीट बीजेपी जीती है वो केंद्र की सत्ता पर काबिज रही है। तो इसीलिए पूरी ताकत इस सीट पर लगाई गई है। पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। लगभग मॉक पोल जो है वो खत्म हो चुका है। जनता का मन क्या है, आज वो ईवीएम में कैद हो जाएगा? रविकांत, एक बार फिर से आप रुख करेंगे। गोरखपुर से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़ गए हैं। विनोद, गोरखपुर इतनी हाई प्रोफाइल सीट है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कभी संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, योगी बाबा समय समय पर यहां पर जाते रहे हैं, गोरखपुर मॉडल की बात होती रही है, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए क्योंकि एक तरफ रवि किशन जो कि भोजपुरी एक्टर है, दूसरी तरफ काजल निषाद, एक बड़ा दाव चलने की कोशिश की है विपक्षी दलों की ओर से। कैसा कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं और जनता का रुझान आज वोटिंग को लेकर कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, दो चीज़ें बहुत साफ है। जिस सीट पर हम बात कर रहे हैं गोरखपुर सीट, ये गोरखनाथ मंदिर की सीट है, जिसके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त हैं। लंबे समय से इस सीट पर जो है गोरखपुर में मंदिर का ही कब्जा रहा है। 2019 में यहाँ से रवि किशन को पहली बार जीत मिली थी। वो जीत का अंतर करीब 3 लाख था। 7,17,000 वोट जो है वो मिले थे रवि किशन को, और जो रामभुआल निषाद थे उनको 3,14,000 वोट मिले थे। तो करीब 3 लाख का जो है अंतर उस बार था। इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस अंतर को और बढ़ाया जाए। दरअसल जिस विपक्ष ने जो काजल निषाद को यहाँ से मैदान में उतारा है, भोजपुरी एक्टर वो भी है, रवि किशन भी एक भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, लेकिन मुकाबले में की बात की जाए तो यहाँ की लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट कोई भी हो, माना जाता है कि चुनाव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, जो कि सीट उनकी रही है। और रवि किशन भी अपने जितने भी कैंपेन किए हैं पिछले 2 महीनों से, वो लगातार यही कहते हैं कि मैं ये सीट जो है वो बाबा योगी आदित्यनाथ की है, वो सीट उनका, मैं बस उनका एक प्रतिनिधि के तौर पर इस सीट से प्रतिनिधित्व करता हूं, तो ये सीट मंदिर की है। और इसीलिए एक आस्था का केंद्र, जो कि गोरखपुर में जो मंदिर है गोरक्षनाथ मंदिर, वो आस्था का केंद्र है और लोगों का एक जुड़ाव है उस मंदिर की वजह से। तो यहाँ पे लड़ाई उस तरह से कांटे की हो या उतनी दिलचस्प हो, ऐसा लगता नहीं है। बस ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी की कोशिश गोरखपुर को लेकर यही है कि जो जीत का अंतर है उसको थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। हमने देखा जब खुद गोरखपुर में रवि किशन के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ उतरे थे, उन्होंने बाकायदा रोड शो किया,
इससे पहले भी कई बार उन्होंने यहाँ कैंपेन किया है रवि किशन के लिए। तो रवि किशन खुद भी एक ऐसे कैंडिडेट रहे हैं इस बार जो लगातार अपने क्षेत्र में पिछले 2.5 महीनों से बने हुए थे और करीब 400 जनसभाएं उन्होंने छोटी मोटी जो नुक्कड़ सभाएं होती है वो किया है। तो वो खुद भी मानते हैं कि उनकी जीत इस बार पक्की है। बस जीत को अंतर को बढ़ाने की कवायद है। जिस वक्त जहां हम खड़े हैं जिस बूथ पर, ये वही बूथ है जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो वोटिंग करते हैं। मंदिर से महज 600 मीटर दूर ये स्कूल है जहां पर आज योगी आएंगे और करीब 7 बजे का वक्त दिया गया कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और वोटिंग अपना मतदान के मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बीजेपी कहती है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सबसे पहले वोट जो है यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डालेंगे। हर बार ऐसा ही होता है कि सीएम पहले 7 बजे आकर वोट डालते हैं, उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। तो प्रोसेस शुरू हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, इंतजार योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है। जैसे ही वो आएंगे उसके बाद मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, पहला मतदान का इस्तेमाल वो करेंगे। लेकिन गोरखपुर की जिस सीट पर हम खड़े हैं, ये सिर्फ गोरखपुर के यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की वजह से सिर्फ यही एक सीट नहीं बल्कि आसपास की जितनी बिल्कुल आसपास श्रावस्ती, गोंडा, जितनी भी सीटें हैं वो सारी कवर हो जाती है योगी आदित्यनाथ के प्रभाव से भी। लेकिन 2018 में उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा था, तो क्या इस बार काजल निषाद को मैदान में उतारकर वो जो झटका देने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा बहुत भी फायदा होता है क्या विपक्ष को दिखेगा? मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है इस बार का। यहाँ पर मनीष तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और 10 सालों से सांसद रही किरण खेर, उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया गया। किस तरह का पूरा कैंपेनिंग रहा चुनाव का और आज जनता कितना रुझान दिखाएगी वोटिंग को लेकर? क्योंकि हमेशा कंसर्न रहा है वहां पर कि वोटर बड़ी संख्या में टर्नआउट हो। बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चंडीगढ़ में दिलचस्प मुकाबला है और कांग्रेस ने यहां से मनीष तिवारी को उतारा है। 10 साल तक यहां लगातार यानी कि पिछले 2 चुनाव बीजेपी जीतती रही है, लेकिन इस चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट पवन बंसल की टिकट काटी है बल्कि बीजेपी ने भी, जो कि अभिनेत्री हैं किरण खेर, उनकी टिकट काटकर संजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय टंडन जो कि बीजेपी के यहां 9.5 साल तक प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, हिमाचल के सह प्रभारी भी हैं, एक स्थानीय कैंडिडेट है, उनको यहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन पवन बंसल जो कि अभी भी खासे नाराज हैं टिकट काटे जाने से, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं मनीष तिवारी को, जो कि मौजूदा सांसद हैं पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट से, लेकिन इस बार उनको पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ाया है। तो लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प है। कुछ फायदा संजय टंडन को यहां स्थानीय कैंडिडेट होने का हो सकता है मिले, लेकिन मनीष तिवारी कह रहे हैं कि उनका तो जन्म यहां पर हुआ, उनके पिता की हत्या यहां पर आतंकवादियों ने की थी, तमाम तरीके के इश्यूज यहां पर उठाए जा रहे हैं। मुख्य तौर पर ये शहरी सीट है, अर्बन सीट है, शहरी इलाका है, तो यहां पर हम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। हालांकि 7 बजे मतदान शुरू होगा, लेकिन कोई भीड़ नहीं है, अभी तक कोई लोग आए नहीं है। पुलिस के कुछ अधिकारी और जो चुनावी ड्यूटी पर अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी यहां पर व्यवस्थाएं प्रशासन का दावा है की गई हैं मतदाताओं के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास आजकल तापमान चंडीगढ़ में रहता है। तो उस लिहाज से भी यहाँ आप देखिए टेंट लगाया गया है, पेयजल की व्यवस्था है। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि इस भीषण गर्मी में लोग जब मतदान करने निकले तो कम से कम मौसम की वजह से वो घरों तक कैद ना रह जाएं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, बहुत जल्दी से साकेत का रुख कर लेते। साकेत पटना में मौजूद है और साकेत पटना में पाटलिपुत्र सीट बहुत हाई प्रोफाइल है। यहां पर पिछली बार बीजेपी के पास ये सीट थी, लेकिन मीसा भारती लगातार यहां पर ताल ठोकती रही है, हालांकि जीत अभी तक नहीं मिली है। इस बार जिस तरह से यादव परिवार ने पूरे बिहार में कैंपेनिंग की है, कोशिश है कि पाटलिपुत्र की सीट इस बार जीत जाए। क्या दिख रहा है आज वहां पर वोटर्स का रुझान कैसा होगा? देखिए, बिल्कुल अनुराग, आपने ठीक कहा कि इस बार पूरी ताकत विपक्ष की तरफ से लगाया गया है और खास करके तमाम सीटों पर, बिहार के तमाम सीटों पर उन्होंने फाइट देने की कोशिश जरूर की है। नतीजा क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 8 सीटों पर जो आज चुनाव हो रहे हैं बिहार में, जिसमें पटना की 2 सीटें, एक पाटलिपुत्र और दूसरी पटना साहिब की सीट, जहां से रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है, तो पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव मीसा भारती के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसी तरह हाई प्रोफाइल सीट की अगर हम बात करें तो आरा की सीट है, जहां पर आरके सिंह केंद्रीय मंत्री वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट से पवन सिंह जो भोजपुरी सिंगर है वो चुनावी मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा वहां से एनडीए के उम्मीदवार है, वहां भी टफ फाइट माना जा रहा है। तो ये 8 सीटें जो है अंतिम चरण के
वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं बिहार में कि किस तरह से इन सीटों पर लड़ाई होगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये दावे हैं कि इस बार का जो नतीजा होगा बिहार का वो चौंकाने वाला होगा। तो क्या और हर सीट बड़ी है, चाहे वो काराकाट की बात कर लें, पाटलिपुत्र की बात कर लें या पटना साहिब की बात कर लें, इस पर बात होगा, इसका रिव्यू होता रहेगा। हमारे साथ हिमांशु तिवारी जुड़ गए हमीरपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। अब हिमांशु, हमीरपुर जहां से अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में होते, केंद्रीय मंत्री हैं, सीधे तौर पर साख दांव पर होगी, कैसा चुनाव वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमीरपुर से लगातार पिछले 3 बार से सांसद हैं अनुराग ठाकुर और आज भी जो है 7वें फेज में उनका चुनाव होना है। पूरी दावेदारी वो पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से चारों तरफ हमीरपुर में माहौल बना हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि वो जीत भी सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर और आप सामने की तस्वीरें देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जो है अपने आवास से निकल रहे हैं। उनके आवास पर ही वो अपनी पत्नी के साथ सामने की तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी वो आ रहे हैं। और हम जिस वक्त जहां पर उनके आवास पर मौजूद हैं वहां पर एक सिद्धपीठ मंदिर है। उस मंदिर में वो यहां पर आएंगे, दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद में उन्होंने कहा कि सबसे पहला वोट, क्योंकि वो हम इस वक्त बिलासपुर में है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही बिलासपुर पड़ता है, तो सबसे पहला वोट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी को देने के लिए जाएंगे। और सीधी तस्वीर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने बेटे के साथ वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर जो सिद्धपीठ मंदिर है उस मंदिर में आकर जो है वो यहाँ पर दर्शन करने वाली है। देखिए उनके आवास पर ही एक सिद्धपीठ मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। इस मंदिर पर वो आएंगे, माथा टेकेंगे। एक शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर वो जाएंगे। उसके बाद में गौशाला भी उनके यहाँ पर आवास पर मौजूद है, तो गौशाला में भी वो जाएंगे और गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाने के बाद में फिर वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय बिल्कुल हिमांशु, पहला वोट डालने के लिए जेपी नड्डा जब जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक अच्छा ट्रेंड सेट करने की कोशिश करेंगे कि तमाम वीवीआईपीज अपने घरों से निकले, वोट डालें और वो प्रोत्साहित करें लोगों को, क्योंकि दिन के वक्त में गर्मी होती है, मतदान थोड़ा सा धीमा हो जाता है और उससे कई बार मतदान प्रतिशत पर असर देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि वैसा नहीं होगा, आज अच्छा वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया।